Hi everyone, welcoming all of you to the Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So आज हम लोग करने वाले क्वेश्चंस विद आंसर्स. सो ये पार्ट 1 है बच्चों 2 मार्क्स वालों के लिए. ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस के आंसर्स कराने वाला हूँ. फर्स्ट चैप्टर है अपना सॉलिड स्टेट. तो देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है ना उन्होंने, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल एंड सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स, ये डिलीटेड में से, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस का है, तो ये नहीं आने वाला. ओके, तो हम लोग ये नहीं करेंगे. सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो. देखो यहाँ पे ना अपने को 4 सॉलिड दे दिया, पीबी, MgF2, SO2 और क्वार्ट्ज. इनमें से पूछा कि सर मॉलिक्यूलर कौन सा है, आयोनिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है और मेटालिक कौन सा है. सबसे पहले पीबी, अपने को पता है पीबी यानी कि लेड मेटल होता है ना, तो मेटालिक हो गया. MgF2 देखो किसका टाइप है ये, दिस इज अ टाइप ऑफ आयोनिक. आयोनिक कैसे पता चलता है, Mg प्लस आयंस में रहता है ना, तो जिसमें भी प्लस या माइनस आयंस दिख गया ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आयोनिक का टाइप रहता है. नेक्स्ट देखो SO2 होता है मॉलिक्यूलर का टाइप. कैसे पता चला, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूलर वाला आ गया. फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वार्ट्ज. देखो ना हम लोगों ने ग्लास देखा है कांच का, उस क्वार्ट्ज से बना होता है. ठीक है, तो किसका टाइप रहता है, कोवेलेंट का. चारों समझ में आ गया ना, चारों को लिखने का था, जस्ट सिंपल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल. डिलीटेड में से तो हम लोग नहीं करने वाले. ओके, चौथे क्वेश्चन पे फोकस करो. एक्सप्लेन विद डायग्राम, मतलब सबसे पहले बोल रहे हैं कि सर डायग्राम बनाओ किसका, वैकेंसी डिफेक्ट का. तो वैकेंसी डिफेक्ट का डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से बनाना है. एक गोला बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा मत बनाओ, भूल जाओ. फिर इसके बाद एक बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ. फिर इसके बाद यहाँ पर देखो वापस से बनाना चालू करो. एक बनाओ, फिर इसके बाद दूसरा मत बनाओ, भूल जाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ. ठीक है, कोई भी 2 भूल जाने का. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोड़ देने का, इसको बोल देने का कि सर देखो यहाँ पे ना 2 एटम क्या है, मिसिंग है, तो यही हो गया वैकेंसी का टाइप. सिंपल सा डायग्राम था, ऐसे बॉक्स में बना देने का डायग्राम, हो गया. कुछ था क्या इसमें, नहीं ना, डायग्राम बनाना सिखा दिया ना. अब देखो पॉइंट्स में कुछ इस तरीके से आंसर लिखो. क्या बोलोगे कि सर जो पार्टिकल्स है ना मिसिंग रहेगा. मिसिंग देखो ना, मैंने बनाना भूल गया था. रेगुलर साइड से, मतलब जो जहां पे बनाना चाहिए था वहां पे नहीं बनाया था, क्रिस्टल लैटिस के अंदर. सेकंड क्या बोलना है आपको, इसकी वजह से क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. क्या हो जाती है, वैकेंसी मतलब होता है खाली जगह. फिर थर्ड पॉइंट में आपको जस्ट बोलना है इसकी वजह से ना डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. खुद से सोचो ना, 4 बनाना था, ठीक है, 1 2 3, चौथा नहीं बनाया, कम कर दिया ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दैट्स इट. 3 पॉइंट समझ में आ गया ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल 0.3 ग्राम के अंदर. क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस इजी रहते हैं, जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए. वापस से बताता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल 0.3 ग्राम में निकालने का अपने को. डेंसिटी अपने को दे रहा है, और क्या दे रहा है, एज लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं A से. ठीक है, तो A दे रहा है अपने को 3.25 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो सिंपल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो की है x अपॉन P इंटू A का क्यूब. ऑलराइट, अब देखो इसमें जस्ट अपने को ना सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है. x यानी कि ये 0.3, तो फिर ऊपर मैं लिख दूंगा 0.3 डिवाइडेड बाय P यानी कि डेंसिटी, देखो 8.5 दे रहा है, तो फिर 8.5 इंटू A अपने को दे रहा है यहाँ पर एज लेंथ कितना, 3.25 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. तो इसको रखते समय देखो गलती क्या करते हो बता देता हूँ. ये आपने ऐसे रख के क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो लोगों ने बताया फॉर्मूले में कि सर एज लेंथ का क्यूब करना रहता है. क्या करना रहता है, क्यूब. तो इसका क्या कर दोगे, क्यूब. इतना समझ में आया. तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, जस्ट सिंपली सबसे पहले इसका क्यूब निकालो. क्यूब निकालने के बाद 8.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0.3 से डिवाइड कर दो. सिंपल आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁻21. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, न्यूमेरिकल है, देख के डरने का नहीं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है. कंपाउंड क्रिस्टलाइज किसमें हो रहा है, BCC के अंदर. क्वेश्चन में इस बार अपने को A पूछ रहा है. ठीक है, अगर डायमीटर दिया है इतना, देखो ध्यान से, इसको सिंपल एकदम. सबसे पहले डायमीटर देखो 120 पिकोमीटर दिया ना, तो इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में कुछ इस तरीके से. 120 इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लीकेशन करते. किससे, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया. ओके, अब देखो ये क्या दिया अपने को, डायमीटर यानी कि D, डायमीटर दिया हुआ है. इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियस में. रेडियस होता है अपने लोग देखो लोअर क्लासेस में सीखा था, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है. तो जस्ट इसका हाफ करो कुछ इस तरीके से. जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 6 12, बचपन में सीखा था राइट. ये 60 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. सीखा, समझा गया, नहीं समझा, देखो ना सिंपल है. डायमीटर को सबसे पहले क्या दिया है, 120 पिकोमीटर में दिया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर सेकंड मैंने क्या बताया कि रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो इस C का हम लोग ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया. तो ये अपने को रेडियस निकल कर आ गया. इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट है क्या, नहीं ना. पर अपने को क्या निकालना है, एज लेंथ, यानी कि क्या निकालना है, A निकालना है. ओके, तो हमारे पास देखो हम लोगों ने BCC सॉल्व करते समय हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था रेडियस के लिए. क्या निकाला था, देखो ध्यान से, R = √3 इंटू A डिवाइडेड बाय 4. अगर ये देखना है फॉर्मूला कैसे आया,
ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया रहेगा सॉलिड स्टेट का, उसको जरूर जाके देखना। वहां पर मैंने लिखा है BCC 4 मार्क के लिए, तो उसको जा करके देखना। ओके, देखो अब यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम लोग। देखो ए क्या है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, और यही अपने को निकालना है, तो सिंपल तरीके से इसको रीअरेंज करेंगे। देखो ध्यान से, 4 की तरह इसके साथ डिवाइड में, तो 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो आर के साथ, तो क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। इतना समझा, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो √3 इंटू ए, अब लास्ट में आपको क्या करना है, देखो √3 इसके साथ क्या ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में ना, तो उधर डाल दो। कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 4R डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू ए। अब आपको जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कुछ इस तरीके से। देखो a इक्वल टू 4 इंटू आर, आर हम लोगों ने कितना निकाला था, अभी भी निकाला ना, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो इसको कर दो यहाँ पे 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे √3 से। अब देखो सिंपली √3 की वैल्यू आपको ना लॉग बुक में से देखनी है, और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, और 60 इंटू 4 कर दोगे तो देखो 6 4 जा 24, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इसको डिवाइड करना है √3 से। ऑलराइट, तो आंसर आपको फाइनल में ये निकल के आ जाएगा 138.6 पिकोमीटर। सिंपल था, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फॉर ए वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दे रहा है, पाई इक्वल टू N2RT अपॉन V। एकदम सिंपल है, मैं आपको जैसे करके दिखा रहा हूं, आप वैसे ही करिए, ठीक है। क्या बोला, पाई इक्वल टू, फॉर्मूला दे रहा है अपने को, ठीक है, N2RT बाय V, ये फॉर्मूला है। अपने को क्या बोल रहा है कि सर V ना वॉल्यूम है, और L क्या है, एक लेंथ है जो कि कंटेन करता है N2 मोल्स, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के। ये L है, इसके अंदर N2 मोल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अपने को मोलर मास के लिए ना एक इक्वेशन लिख के दिखाना है, सिंपल है। देखो ध्यान से जस्ट एक बार, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा होता है W2, मेरे साथ लिख लो एक बार, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है W2, और लास्ट में जस्ट आपको यहाँ पे ये लिखना है कि सर मोलर मास को हम लोग, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके, मोलर मास को हम लोग डिनोट करते हैं M2 से। तो फिर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना ना N2, तो हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W2 डिवाइडेड बाय M2। देखो किसकी वैल्यू निकल के आई है, N2 की, तो इसी वैल्यू को जस्ट आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। लेफ्ट साइड में देखिए एक बार, ठीक है, देखिए ध्यान से, पाई इक्वल टू N2 की वैल्यू अभी भी मैंने बताया W2 बाय M2 रख दो, फिर उसके बाद इंटू RT बाय V कर दो। ऑलराइट, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मोलर मास के लिए लिख के दिखाओ। किसके लिए बोला है, मोलर मास के लिए, यानी कि M2 के लिए लिखना है। तो सिंपली जस्ट आपको क्या करना है, इस पाई को यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा M2 इक्वल्स टू W2 इंटू RT बाय पाई इंटू V। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में, ठीक है। जब भी डिस्टिंग्विश बोलते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से, पहले आइडियल लिखने का, फिर नॉन आइडियल, फिर इस तरीके से एक टेबल बनाने का, ठीक है। देखो जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे देखो, आइडियल सोल्यूशन रॉड्स लॉ को ओबे करता है। क्या करता है, रॉड्स लॉ को ओबे करता है। रॉड्स लॉ मैंने पढ़ाया है 1 मार्क वाले में, उसको जरूर जाके देखना, ठीक है, समझेगा रॉड्स लॉ क्या होता है। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि सर वेपर प्रेशर जो आइडियल सोल्यूशन का है ना, वो के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के, और इसमें देखो 3 टाइप का इंटरेक्शन है, और तीनों भी कंपेरेबल है। कौन कौन सा, सोल्यूट सोल्यूट पहला, दूसरा बोल रहा है सर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, और तीसरा बोल रहा है कि सर सोल्यूट और सॉल्वेंट, तीनों के तीनों कैसे इंटरेक्शन से आपस में कंपेरेबल है। और एग्जांपल बता रहा है बेंजीन और टोलिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा ना हम लोगों ने, बेंजीन फिर टोलिन, इसका ये आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब देखो नॉन आइडियल आपको खुद से लिखने आ जाएगा, एकदम सिंपल है, कुछ इस तरीके से। देखो ये ओबे करता है ना आइडियल, तो ये क्या करेगा, ओबे नहीं करेगा, पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर बीच में था, ऑलराइट, पर इसमें कैसा रहेगा, हाइयर रहेगा या तो लोअर रहेगा। तीसरा चीज क्या बताता है कि सर तीनों भी इंटरेक्शन से ना आपस में कंपेयर है, बट यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सर सोल्यूट और सॉल्वेंट, जो थर्ड वाला है ना सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो क्या रहेगा, आइदर वीकर हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है इन दोनों इंटरेक्शन से। और एग्जाम्पल बताना क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म पता ना जिससे देखो ना बेहोश करते वो, और एसीटोन देखो जिससे साफ सफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो अपने को 2 पॉइंट बताने को बोल रहा है। जब एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाता है लोअर, कब लोअर होता है, जब तू उसके अंदर बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके 2 पॉइंट्स बताना है। क्वेश्चन नहीं समझा, वापस से देखो मैं बता रहा हूं। आपके पास क्या है, एक सॉल्वेंट है, ऑलराइट, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम कब हो जाता है, जब तू उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता है। आंसर्स कुछ इस तरीके से, एकदम सिंपल है। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इन अ सॉल्वेंट, सम ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट इज रिपेयर्ड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल। नहीं समझा, देखो ना मैं समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये इस लाइन पे ऐसे मैंने क्या रखा है, सॉल्वेंट रख के रखा है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो फिर ये जो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट पड़ा था ना, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। नहीं दिख रहा है, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, देखो ध्यान से।
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे उसको रिप्लेस कर दिया किसने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने। पहला पॉइंट समझ में आ गया, यही था, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, अब जिसने रिप्लेस किया है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करता वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, हमारे सोल्यूट ने रिप्लेस किया था ना, तो फिर वो वेपर बढ़ाने के लिए क्या करता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इससे लास्ट में अपने को क्या पता चलता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ना वो कम है और एज कंपेयर टू सोल्यूट के, इसीलिए हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉल्वेंट का। समझ में आ गया ना। आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तो उससे मुझे समझ में आता है कि कितने बच्चों को समझा है वीडियो। ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज केएफ और केबी के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज के इस पॉइंट्स को देखिए ध्यान से। ये दोनों के दोनों ना टाइप ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर से इनको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, इन दोनों का जो यूनिट है ना सेम ही है, क्या है मेरे साथ एक बार लिखिए, केल्विन, केजी, मोल, इनवर्स। ओके अब देखो डिफरेंसेस पे आते हैं। डिफरेंसेस में देखो मैंने कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनाया ना कि आपको एग्जाम में बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, डिफरेंसेस में आपको लिखना है कि केएफ का फुल फॉर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद केबी का फुल फॉर्म है इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है। फुल फॉर्म लिख देने का तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को ज्यादा बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप एक भी बार वीडियो देखो या तो 2 बार देख लो ना, एकदम दिमाग में अच्छे से आपके बैठ जाए। चलिए फिर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कैलकुलेट द टोटल मोल्स, अपने को बोल रहा है कि सर मोल्स करके बताओ कैलकुलेट, इसमें 0.1 मोलर केसीएल के अंदर, इसके अंदर, ओके, और इनमें से बताओ कि सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। तो देखो सिंपल है एकदम क्वेश्चन। देखो किसके लिए बोला, 0.1 मोल केसीएल के लिए बोला ना, तो केसीएल को कुछ इस तरीके से डिसोशिएट कर लो। केसीएल डिसोशिएट हो जाएगा के प्लस प्लस सीएल माइनस में, ओके। कितने के लिए, 0.1 मोलर। तो देखो ये भी 0.1 और ये भी 0.1 और ये भी 0.1, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 0.2। तो ये हमारा केसीएल के लिए निकल के आ गया 0.2। ऑलराइट, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0.2 आ गया। अब इसके लिए निकालते हैं हम लोग Al2SO4 के लिए। तो कुछ इस तरीके से पहले इसको डिसोशिएट करो, मैंने सिखाया है आपको, राइट। इसको डिसोशिएट करने के लिए सबसे पहले लिखोगे आप Al, फिर उसके बाद प्लस, मैंने जैसे सिखाया वैसे ही SO4, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसको आगे लेना है, किस को, इस 2 को आगे ले लो, 3 को आगे ले लो। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब लास्ट मैंने आपको क्या सिखाया, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यानी कि ये 2 किधर चला जाएगा, इधर, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 3 माइनस, ओके। अब देखो ध्यान से कितना दे रहा है आपको, 0.05। देखो बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, ध्यान से देखना इसको, 0.05 ना, तो यहाँ पर भी देखो ना एल की जगह पे 0.05 रखना है, उसको तुझे बेटा 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन भी करना है, तो आ जाएगा 2 इंटू 0.05। समझा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टोचियोमेट्रिक में कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं था इसके लिए 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था इसके लिए 1 था, इतना क्लियर हुआ ना। फिर यहाँ पे देखो आपको प्लस करना है इसको 3 इंटू 0.05 से, तो यहाँ पर देखो टोटल क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 0.05 को जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.1, ओके, और ये निकल के आ जाएगा 0.15। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो लास्ट में आपको फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 0.25। अब आप लोग मुझे बताइए 0.2 ज्यादा है कि 0.25, खुद से सोचिए ना, 25 ज्यादा है कि 25 ज्यादा है, बरोबर। तो इसके लिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, दैट्स इट, सिंपल था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से, सिंपल है एकदम। व्हेन 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया किसी एक सॉल्वेंट के अंदर, ओके, तो वो टाइम पे आपको बॉइलिंग पॉइंट इतना निकल के आ गया, पहली चीज इसने बताई। सेकंड चीज ये बोल रहा है कि सर बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा जब आप 30 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे सेम के अंदर। नहीं समझा, देखो ना ध्यान से, सपोज आपके पास कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपने पहले 50 ग्राम डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉल्यूट को, तो फिर वो टाइम पे आपका बॉइलिंग पॉइंट इतना निकल के आ गया 2.0 केल्विन का, ओके। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि सर अगर आप 30 ग्राम डालोगे उसके अंदर, कितना ग्राम डालोगे, 30 ग्राम, तो वो टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल के आएगा ये बताइए, ठीक है, सेम सॉल्वेंट के अंदर। क्वेश्चन समझा ना। तो इस तरीके से इसके आंसर्स को आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने सॉल्व करके रखा है आपके लिए एकदम सिंपल वे में। सबसे पहले जो दिया है उसको कुछ इस तरीके से लिख दो, गिवन के अंदर 50 ग्राम के लिए इतना बॉइलिंग पॉइंट दिया है, और फिर मास ऑफ सॉल्यूट एक बार 50 है और एक बार कितना है, 30 है, ऑलराइट। और दूसरी बार आपको क्या निकालने को बोल रहा है, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 30 ग्राम के लिए, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो देखो सिंपल है एकदम, मेरे साथ एक बार देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा आपको। 2 दिया है ना, एक बार 50 के लिए दिया है, एक बार किसके लिए दिया है, 30 के लिए दिया है। तो यहाँ पर एक बार 50 के लिए लिख दो कुछ इस तरीके से 1 1 करके, ठीक है, ये भी 1 और 1, और फिर इसके बाद एक बार 30 के लिए भी 2 और 2। तो देखो सिंपल, इसको कट हो जाएगा ये और ये सब कट हो जाएगा, देखो ध्यान से, सेम है ना, M2 W1 1000 KB ये सब कट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या लास्ट में, ये डेल्टा TB1 अपॉन TB2 W21
अपॉन W22। ठीक है, इतना समझ में आया ना, इधर तक क्लियर हुआ ना। अब सिंपल आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। क्या निकालने को बोला था, TB2 यानी कि ये वाला निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन में W21 है ये क्या चले जाएगा डिवाइड में, तो ये देखो यहाँ पर आ गया। ऑलराइट, और ये इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। ये रीअरेंजमेंट समझा ना। ओके, फिर जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कुछ इस तरीके से। ये देखो TB1 दे रहा है 2.0, तो यहाँ पे रख दो 2.0। ओके, और ये अपने को पता है 2 के लिए 30 ग्राम है, बरोबर ना। अपने पास सेकंड वाला कितना था, सॉरी 30 ग्राम था, पहला वाला कितना था 50 ग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे 1.2 केल्विन आ जाएगा। सिंपल था। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच, इतने के लिए निकालने के लिए बोल रहा है। तो अपने पास देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय गलती हो जाता है, इसके लिए आंसर नहीं आता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो 0.001 है ना, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो। कैसे, कुछ इस तरीके से, 1 × 10⁻⁻4। 4 क्यों लिया, अब कुछ बच्चे बोलेंगे समझा ही नहीं सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 जीरो ना, 1 2 3 4, तो इस 4 को ऊपर ले लेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, इतना आता रहेगा थोड़ा बहुत बेसिक्स, बरोबर। अब देखो जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। पीएच इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला है -log10 of H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसमें जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करिए ना, -log10 H3O प्लस, यानी कि क्या है 1 × 10⁻⁻4। तो जस्ट देखिए -4 किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4। तो फिर क्या हो गया, पीएच हमारा कितना निकल के आ गया 4। इतना समझा, ये पीएच आ गया 4। अब पीओएच निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, देखिए ना, टोटल वाला कैसे निकालते थे हम लोग, पीएच प्लस POH इक्वल टू कितना था हमारा 14। ये फॉर्मूला याद है आपको, राइट। अब देखो इसमें आपको जस्ट क्या रखना है, पीएच की वैल्यू, तो पीएच की जगह क्या रख दोगे 4, तो 4 प्लस POH इक्वल टू कितना 14। अब देखो यहाँ से POH निकल के आ जाएगा 14 -4, ये निकल के आ गया 10। ऑलराइट, POH कितना आ गया हमारा 10। सिंपल था ये। ठीक है, पूछेगा, देखना मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये एक ना एक तो इसके ऊपर पूछेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCl2, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट BaCl2 की इतनी दे रहा है। ऑलराइट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं KSP से, तो KSP अपने को इस बार दे रहा है। ओके, इस बार बोल रहा है मोलर सॉलिबिलिटी, यानी कि S कैलकुलेट करके दिखाइए सर। क्वेश्चन समझा, ध्यान से देखो, मैं आंसर सिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक ही फॉर्मूला है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए, KSP इक्वल टू x का पावर x इंटू y का पावर y इंटू S x प्लस वाई। ये आपके पास फॉर्मूला है, बरोबर। पर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना है, सेकंड स्टेप में आपका ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखो आपको क्या लिखना है, BaCl2 को आप डिसोशिएट करिए कुछ इस तरीके से, Ba2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, ये आपको मैंने सिखाया, बरोबर। इसकी टोपी उसके सर, वैसे करके कर लेना इसको। अब ध्यान से देखो, यहां से आपका x की तरफ निकल के आ जाएगा 1। कैसे, देखो ना, Ba के आगे कुछ नहीं, मतलब 1, और Cl का निकल के आ जाएगा 2। इतना समझ में आ गया। तो यहां से x कितना हो गया हमारा 1, और y निकल के आ जाएगा हमारा 2। ओके, जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करिए इस फॉर्मूले में, तो आपको निकल के आ जाएगा आंसर। देखिए कुछ इस तरीके से, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू S 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4 इंटू S 1 प्लस 2 हो गया 3, तो ये आ गया 4S का क्यूब। इतना समझा, क्या निकल के आ गया KSP। तो पर अपने को क्वेश्चन में क्या दे रहा है, KSP यहाँ पर दे रहा है, अपने को बोल रहा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि S निकाल के दिखाओ। तो सिंपली इस तरीके से निकालिए ना आप, S इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन में ना, तो वहां पे डाल दीजिए डिवाइड में, KSP डिवाइडेड बाय 4। ओके, S का क्या था, क्यूब था, तो वहां पे इसको हो जाएगा अंडर रूट। समझ में आ गया, इजी था ना। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए KSP की वैल्यू यहाँ पर KSP की जगह पे रख दीजिए 4.0 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 4। इसको ऐसे अंडर रूट ऑफ √3 ऐसे निकाल लीजिए, हो जाएगा ये। ठीक है, पहले इसको डिवाइड कर लो, फिर √3 निकाल लो, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो ध्यान से, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज लुईस एसिड और लुईस बेस में। तो मैंने आपको एक रैप सॉन्ग सुनाया था, बरोबर, पहले वाले मॉड्यूल्स में देखा है आपने, प्लस वाला एसिड माइनस वाला बेस। तो ये प्लस वाला ना, तो हो जाएगा लुईस एसिड, और ये माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा लुईस बेस। और ये देखिए BCl3, ये तो एसिड ही है हमारा, क्या है ये, एसिड है, तो कौन सा है, लुईस एसिड। अमोनिया, अमोनिया तो अपने को पता ही है क्या होता है, लुईस बेस, बरोबर, हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो पीएच और पीओएच को डिफाइन करना है, तो क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। देखो पीएच के लिए क्या बोलता है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 ऑफ द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। अब देखो पीओएच के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल है, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर H प्लस आता है, यहाँ पर H आता है इसलिए, और यहाँ पर OH आता है क्योंकि यहाँ पे इसमें OH बोला है।
ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH माइनस, ठीक है, साइन लगाना है माइनस, ठीक है, याद रखना OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होता है, बाकी सब सेम है, H प्लस और OH माइनस में डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन मोलार सॉल्युबिलिटी और यूनिट भी बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो मोलार सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सबसे पहले देख लो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, दैट डिसॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सपोज आपके पास में कोई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड है, उसको अगर आप ना क्या करोगे, डिसॉल्व कर दोगे तो आपको 1 लीटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन दे देगा। समझ में आया ना, 1 लीटर का क्या दे देगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन दे देगा। ओके, पहली बार। सेकंड क्या बोल रहा है कि इसे यूनिट बताइए, तो देखिए 1 लीटर का देगा ना, तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। इसके लिए और इसके लिए मैं आपको इसके लिए दिखाता हूँ, ठीक है, और आप चैट सेक्शन में इसके लिए लिख करके भेजिएगा, ठीक है, यानी कि कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिए CF2 का कैसे डिसोसिएट हो जाएगा। CF2 मैंने सिखाया आपको, देखिए ना ध्यान से, कैसे कुछ इस तरीके से Ca2 प्लस प्लस F माइनस, बरोबर इसी तरीके से होता है। बट यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया है, यहाँ पर सबसे पहले आगे लिखने का, फिर उसके बाद टोपी लगाने का, यानी कि F के आगे क्या आ जाएगा 2। समझा ना, मिस्टेक किधर होगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ से KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, KSP इक्वल टू Ca2 प्लस और ब्रैकेट में F माइनस। ऑलराइट, स्टोइचियोमेट्रिक से इसको मतलब नहीं रहता, इसके लिए मैंने आपको सिखा दिया, आप इसके लिए लिख दीजिएगा। ओके, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वीडियो लेंथी हो रही है मुझे पता है, पर बच्चों मुझे आपको ना एक एक क्वेश्चन के आंसर का सोल्यूशन अच्छे से समझाना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ चाहूँ तो, पर मुझे पता है ना बेटा, एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। चलो बच्चों, अभी वीडियो को बस 10 मिनट और देख लो, आपका एक और चैप्टर में करा दूंगा, चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखो ध्यान से, सबसे पहले बोल रहा है कि सर डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो क्या लेना है आपको, 1 मोल लेना है। क्या लेना है बेटा, 1 मोल किसी भी एक सब्सटेंस का लेना है, और वो लेते समय क्या ध्यान देना है कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और स्टैंडर्ड स्टेट में होने के बाद वो कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। समझा ना। उसके बाद देखो सेकंड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो ध्यान से, सब्लिमेशन स्पेलिंग में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इसमें क्या रहता है, 1 मोल लेना है। किसका मोल लेना है, 1 मोल। इस बार स्पेसिफिकली आपको सॉलिड लेना है, उस सॉलिड को कन्वर्ट कर देना डायरेक्टली वेपर के अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में। समझ में आया ना कैसे, हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। इस बार क्या करना है, अपने को कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है, सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है वेपर में। उस समय करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। याद कैसे रखोगे एग्जाम में, सब्लिमेशन S, सॉलिड S, ठीक है, CO O से ऑक्सीडाइज। समझ में आ गया ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन हैज लॉ ऑफ ए कांस्टेंट हीट। अब तक जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका सबसे पहले आपको बोला है कि एक्सप्लेन करके बताओ। ओवरऑल इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस ऑफ ए इंडिविजुअल स्टेप। देखो ध्यान से, सपोज आप 1 2 3 फिर उसके बाद ओवरऑल इन तीनों का प्लस करके कुछ तो भी निकालते हो, तो क्या बोल रहा है कि सर ये जो इन इंडिविजुअल स्टेप्स का सम जो आएगा और जो ओवरऑल आएगा वो दोनों भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसने बताया कुछ इस तरीके से, आपने पहले पॉइंट में बता दिया। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है एक्सप्लेनेशन, कैसे बताना है। देखो, इंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, नॉट ऑन द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपका इनिशियल स्टेट, आप कहां से निकले हो और आप कहां पहुंच रहे हो, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ओके, एग्जाम्पल बताया NH3 के रिगार्डिंग। देखो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लेना है, कुछ इस तरीके से। देखो 2 2 4, ये 4 हो गया। ध्यान से देखना, इसको बस बैलेंस कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे N2 है, ओके, तो ये क्या दे देगा, कंबाइन हो जाएगा, N2H4 दे दिया, ठीक है। उसके टाइम पे ये इतना निकल के आ गया, इतना क्लियर हुआ, सिंपल था, ठीक है। सेकंड देखो, N2H4 ये जो था ना, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ओके, और ये टाइम पे हाइड्रोजन मैंने कितना ले लिया, 2। अब इन दोनों को कंबाइन करना है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे 4 है और ये यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इसके लिए देखो मैंने NH3 लिखा है यहाँ पे। जब ये 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर इसके आगे मैंने 2 भी लिखा है, यानी कि ये ओवरऑल है। समझ में आ गया ना, नाइट्रोजन का भी है और NH का भी है, तो ये 3 2 6, यहाँ पर भी 6 हो गया। इतना क्लियर हुआ ना, इसमें हमेशा मिस्टेक करते हो। ओके, फिर इसके बाद देखो लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपली इसको बैलेंस करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ कुछ कट होता है, देखो N2H4 ये कट हो गया और ये कट हो गया। पहली बात समझा आपको। दूसरी बात, आपको कंबाइन करते समय ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखो 2H2 यानी कि ये 4 है, और यहाँ पे H2 यानी कि ये 2 है, और ये 4 और 2 कितना होगा, टोटल 6 है। तो यहाँ पर देखो 3 2 6, ये लिखना है, सिंपल है। कॉन्सेंट्रेट करो, जैसे समझ में आ जाएगा। फिर ये N2 ऐसे का ऐसा यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओके। और यहाँ पर क्या बचा है, 2NH3 बचा था, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ओवरऑल जितना निकल के आया है ना, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड दोनों के स्टेप में जो भी निकल के आया है, इन दोनों को प्लस करोगे और ओवरऑल जो निकल के आया वो इक्वल ही है, ठीक है। यही बताता है हैज लॉ। यहाँ पे देखना, स्पेलिंग में देखना क्या है, एस है ना, एस से याद रखना सम करना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
राइट द फीचर्स ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस के फीचर्स लिखने को बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले 4 पॉइंट्स लिखना है आपको, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है इसके लिए, ओके। मैं सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, 2 मार्क के बना दूंगा, 3 मार्क के, 4 मार्क के, सारे के सारे करा दूंगा, ओके। जस्ट आप लोग मेरे को भरोसा रखिए। चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस डिफर बाय स्मॉल अमाउंट, मतलब जो तू तीर आगे की तरफ चला रहा है और जो तू पीछे की तरफ चला रहा है वो दोनों कैसे रहते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट में, राइट। रिवर्सिबल का एरो ऐसे ही रहता है ना। अब देखो नेक्स्ट, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन, मतलब तू यहाँ पे ए से जो तूने पी प्रोडक्ट बनाया, पी से वापस से ए बना सकता है थोड़े से चेंजेस करके, ठीक है। ये एरो भी बना के आ जाओगे ना, इसके ऊपर भी मार्क्स मिल जाएगा, ओके। नहीं आ रहा रहेगा तो एरो भी बना देने का। चलो नेक्स्ट देखो, अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली, एकदम स्लो होता है और बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या बताना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख के आना 101% मार्क्स मिलेगा। देखो एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस के एंड वाले स्टेप के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। चलिए समझ में आ गया रहेगा, आई होप सो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैसे बनाना है मैं सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले कंटेनर ले लेने का ऐसे, ओके। ये आपका कंटेनर हो गया, फिर इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देने का कुछ इस तरीके से। एग्जामिनर को इंप्रेस करना आना चाहिए आपको, ठीक है, तभी मार्क्स मिलता है, ओके। देखो पिस्टन कुछ इस तरीके से ऐसे लगा दो, ठीक है। मेरे से अच्छा डायग्राम आप लोग बना सकते हो, मुझे पता है, ऑलराइट। चलिए देखिए फिर इसके अंदर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस वॉल्यूम दिखाना है, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखाना है कि सर पिस्टन पहले यहाँ था, पिस्टन ऊपर चले गए, ठीक है। तो वो टाइम पे वॉल्यूम V1 था पहले, उसके बाद वॉल्यूम V2 हो गया है। देखिए ना वॉल्यूम चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कुछ तो भी प्रेशर लग रहा है इंटरनली, ठीक है। यहाँ से क्या लग रहा है, एक बेटा प्रेशर लग रहा है, तो इसको P कुछ इस तरीके से दिखा देना। बाहर से आप प्रेशर लगा रहे हो तो P एक्सटर्नल, और इतना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसको D से डिनोट करते हैं। देखिए ना सेम हम लोगों ने डायग्राम 2 मिनट में बना लिया, ठीक है। चलो इतना समझ में आएगा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, एक्सप्रेशन लिखने को बोला है, ठीक है। तो अपने को देखो फॉर्मूलाज लिखना है, ध्यान देना, ये पहला फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी का सब कर लोगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि देखो वॉल्यूम वर्क बोला ना तो सबसे पहले वर्क लिखने का। वर्क का फॉर्मूला होता है W = माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज अगेंस्ट समथिंग, इट विल गेट नेगेटिव साइन। क्या समझा आपको कि अगर आप किसी भी के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो फिर वो टाइम पे कौन सा साइन आता है, नेगेटिव आता है फोर्स के ऊपर। इतना समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना ये बात। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, जो भी बेटा तू फोर्स लगा रहा है ना वो P एक्सटर्नल इंटू एरिया कवर हो रहा है, यानी कि देख जो तू P एक्सटर्नल यानी कि जो तू प्रेशर बाहर से लगा रहा है इंटू एरिया, एरिया मतलब कैसा देखना, ये पूरा का पूरा एरिया, समझा क्या? ध्यान से देखो ना, आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर से इसको ऐसा दबा रहे हो, ओके। तो ये कैसा हो रहा है, P एक्सटर्नल यानी कि प्रेशर लगा रहे हो, कितना इस एरिया के ऊपर लगा रहे हो, बरोबर। ऐसा थोड़ी ना कि यहां से प्रेशर लगाओगे, नहीं ना, इस पिस्टन के ऊपर आप जोर लगाओगे, इसको नीचे ढकेलने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या जाता है, माइनस फोर्स की जगह पे आ जाएगा P एक्सटर्नल इंटू एरिया, और ये अपना डिस्प्लेसमेंट तो है ही, इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ गया ये वर्क के लिए। अब देखो लास्ट जस्ट अपने को इतना पता है कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखना ये बेटा ये एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, और ये जो पूरा तेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। देखना ये वॉल्यूम चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा V, ओके। तो ये फाइनल निकल के आ गया क्या, W = माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आपकी क्यूएल ऐप में ना बहुत बड़ा ही लेंदी आंसर दिया है, ठीक है, बट मैंने आपको जस्ट 3 स्टेप में सिखाया है। वर्क = माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया। फिर थर्ड पॉइंट में मैंने जस्ट आपको ये बताया कि सर ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना एकदम सिंपल है, मैं आपको जैसे समझाता हूँ उस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल ही आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले इंथाल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो कुछ इस तरीके से इनकी इंथाल्पी चेंजेस की ना वैल्यू दी हुई है। किसके लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द CCl बॉन्ड इंथाल्पी। अपने को CCl के लिए निकालना है, टारगेट रख लेने का दिमाग में, किसके लिए, CCl के लिए बॉन्ड इंथाल्पी निकालना है, पहली चीज, ठीक है। सेकंड देखो किसका किसका दे रहा है, CH, CCl और HCl का दे रहा है। तो फिर यहाँ पर देखो जस्ट ध्यान से, इसको CH4Cl2 ये हमारा होता है रिएक्टेंट और ये साइड में होता है प्रोडक्ट। तो ये एक फॉर्मूला याद रखने का अपने को, जस्ट कौन सा वाला, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ हार्ड नहीं है। क्या बोला है, रिएक्टेंट का माइनस करना है प्रोडक्ट से, जस्ट सिंपल। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, CH4, देखो यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना है, 4 है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो Cl कितना दिया है, 2, यानी कि एक Cl का एक बॉन्ड, ये देखो ना Cl और Cl कितना हो गया, 2Cl हो गया ना, Cl2, समझ में आया ना। अभी देखो CH3Cl दिया है, यानी कि क्या हो रहा है, CH3, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना 3 है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है देखो माइनस, देखो ना रिएक्टेंट का कंप्लीट हो गया, ओके। फिर इसके बाद ये साइन माइनस,
फिर प्रोडक्ट का कितना था, CH ये वाला कितना बॉन्ड था, 3। अपने को कैसे पता चला, 3 दिया है इसके लिए। यहाँ पे कितना देखो ना, CCl कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है तो CCl, और ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये टारगेट दिमाग में रखने का, कि अपने को ये कैलकुलेट करना है। और लास्ट में देखो HCl दिया है तो ये HCl का। ओके, अब यहाँ पर जो मिस्टेक होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये 4H नॉट CH दिया है। ठीक है, ये CH वाला बॉन्ड कितना दिया है, 4 दिया है। नीचे की तरफ कितना दिया है, प्रोडक्ट साइड में 3 दिया है। तो इसको माइनस बोला तो माइनस करो ना, कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो इसके लिए ये 1 निकल के आया। समझा ना मिस्टेक किधर होगा एग्जाम में। इसका नेक्स्ट देखो CL ये वैल्यू अपने को दे रही है 243। ओके, और CH वाला भी वैल्यू दे दिया 414, और किसका दे दिया, HCl यानी कि 431। तो ये सबको सब्स्टिट्यूट करना है कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, बस 2 मिनट और कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। देखो मुझे पता है प्रॉब्लम ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो तो CH की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बेटा, 414। इतना समझा पहली चीज। सेकंड चीज किसके लिए देखने का था अपने को, Cl2 यानी कि ये ClCl वाला। ठीक है, ये वाला ClCl ये कितना दे रहा था अपने को, 240। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा 240। 1 से क्यों मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब कुछ नहीं है ना आगे, इसके लिए 1 से किया है। ठीक है, फिर माइनस प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये देखो ये वाला माइनस हम लोगों ने यहाँ पे लगाया माइनस करके। तो इसका देखो किसके लिए बोला है, CCl ये वाला बॉन्ड देखो ना, CCl इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, CCl। ओके, फिर लास्ट में देखो क्या लिखना है, -1। ओके, माइनस क्यों आया है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा देखना हम लोगों ने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया ना, ब्रैकेट के अंदर ये अंदर जाएगा ना माइनस। ठीक है, इसके लिए माइनस आया। और लास्ट में किसका, HCl का है, तो ये 431 लिख दिया। समझा ना, थोड़ा सा खचर पचर हो गया, फिर भी अच्छे से समझाता हूँ। देखो ध्यान से एक बार, 2 मिनट और देखो, समझ में आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कुछ नहीं है बेटा, देखना CH की वैल्यू 414 ये रख दी मैंने। ठीक है, CCl की वैल्यू कितनी है, 243 है, तो ये मैंने इधर रख दी। ये मेरा माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में है ना माइनस, इसके लिए माइनस। ओके 1, फिर उसके बाद CCl जो मुझे निकालना है। ठीक है, ये इधर रख दिया मैंने। फिर इसके बाद माइनस HCl ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, और फिर जस्ट इसको सिंपली सॉल्व किया, सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। 414 इसको सबसे पहले क्या कर दो, 243 से प्लस कर दो, ये 2 डिजिट प्लस करो पहली बार। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये CCl है, ऑलराइट, ये अपने को निकालना है। तो इसको हम लोग किधर ले लेंगे, उधर ले लेंगे। समझा, इक्वल टू के ये साइड में ले लेंगे पहली चीज। ठीक है, तो ये माइनस वाला था ना, ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इतना समझा। फिर लास्ट में देखो -413, ये तो ऐसे का ऐसे इधर ही रहेगा, अपने को इतना पता है बरोबर। और देखो ये -104, ये अपने को स्टार्टिंग में इधर पे दे रहा था, तो उसको हम लोग उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +104। ऑलराइट, अब जस्ट इसको देखो, इसको आपने प्लस किया था, इसको इससे माइनस कर दो। ओके, पहली चीज तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, 226 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो माइनस का हम लोग ने ये साइड में लिया था, प्लस हो गया था ना, तो इसको जस्ट ऐड कर दो, 330 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है, नहीं समझा वीडियो को रिवाइंड करो, इसको वापस से देखो। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। इसके बाद देखो ये लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर सेम दिया है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई जरूर करना। ओके, एंड बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बच्चों कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी है। ओके, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर बच्चों अभी तक आपने मेरा जो मोटिवेशनल वीडियो आया था ना पहला, वो नहीं देखा तो आप उसको जरूर जाकर के देखिएगा। ऑलराइट, फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे इतना पता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।